प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों को पता है आज 12 जुलाई है और एक दिन के अंतर पर उच्चतर न्यायिक सेवा बिहार की मुख्य परीक्षा है। एक ही दिन में वो मुख्य परीक्षा संपन्न हो जाएगी। मैं कल भी और आज भी दोबारा दोहरा दे रहा हूँ अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जो हमारे टेस्ट सीरीज से मुख्य परीक्षा के बिहार HJS के जुड़े थे, उन सभी को और साथ ही अन्य सारे अधिवक्ता बंधुओं को, बहनों को उच्चतर न्यायिक सेवा बिहार की मुख्य परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा शुभ आशीर्वाद भी। आप लोग बेहतर करें, अपने अपने व्यक्तिगत कैरियर में अपने अपने चिरंतन लक्ष्य को प्राप्त करें, यही आकांक्षा है और प्रभु से प्रार्थना भी है। हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए वो सारे अधिवक्ता बंधु जिन्होंने हमें टेस्ट लिख लिख के दिखाए हैं, मेहनत से उन्होंने पेपर्स दिए हैं और लगभग कुल मिला के लगभग 18 पेपर टोटल था। उस 18 पेपर में अगर 3 का गुणा कर दें तो 18 दूनी 36, 18 तियां 54, लगभग 50 घंटे जिन्होंने रिटन में अभ्यास किया है। ये वो बच्चे हैं जो हाई कोर्ट में, कोर्ट में अपने निजी कामों में इतने मशगूल रहते हैं, उनका अपना पर्सनल केस का मैटर होता है, उसके बावजूद उन्होंने 3-3 घंटे खपे हैं। इमेजिन यही कर लें, अगर आप इतना नहीं खपे हैं तो आप क्या वहाँ चयन के पात्र हैं? ये चीज़ हमेशा नोट करनी चाहिए। अपने मन मियाँ मिट्ठू बनने की प्रवृत्ति, इसी को कहते हैं अति आत्मविश्वास में होना। जो लोग चाहे जैसे प्रवृत्ति के हों, बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन अगर हर स्टेट में सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो उनके अंदर 1000 कमियां हों, लेकिन परीक्षा पास करने वाली कला में वो महारत हासिल रखते हैं। और आप जानते हैं आप कितने बड़े गुणवान हैं, कितने चरित्रवान हैं, कितने अच्छे कुल से आते हैं, कितने ऊंचे घर में रहते हैं, कोई मायने नहीं रखता अगर आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं। संसार की प्रवृत्ति ये है कि आपके अन्य चीज़ों को वो गौड़ समझती है। आप धन कमाने के 75 रास्ते हैं, कमा सकते हैं। निश्चित तौर पर आपकी इस जॉब में जितनी सैलरी है, पूरे कैरियर में जितना आप सैलरी से इनकम कर पाएंगे, उतना पूरे कैरियर का कह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति का बिजनेस कायदे से चल जाए तो 1 साल में निकाल सकता है। बेतुका कमाई हो सकती है, लेकिन कभी भी ध्यान रहे वो बिजनेसमैन एक पद पे अधिकारी का, जो न्यायिक अधिकारी की गरिमा है, वो अर्जित नहीं कर सकता। एक पुलिस कांस्टेबल जब आपको अरेस्ट करने आपके दरवाजे पर आता है तो आपकी सारी इमारत, आपकी सारी वस्तु, आपकी सारी हैसियत 2 कौड़ी की नजर आती है। इसीलिए अधिकारी शब्द का बड़ा मायने है। आप जानते हैं ये तो गवर्नमेंट सेक्टर है, लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर में जाएंगे तो आप वहाँ भी देखेंगे क्या, जो निजी क्षेत्र में मॉनिटर करने के लिए निजी प्राइवेट अपने एडिटर इन चीफ, मैनेजर, फलनमा ढिमका बना देते हैं, GM, CM, वो जब इंक्वायरी पे निकलता है, अपने फील्ड में काम करने वाले वर्करों की चेकिंग करने निकलता है, तो हालत पतली हो जाती है। निजी क्षेत्र के लोगों की ज़िंदगी बड़ी चमक दमक और बड़ी फोकस वाली होती है, पैकेज वाली होती है, लेकिन कभी भी वो प्रभाव नहीं रखती जो एक सरकारी क्षेत्र का एक ऐसा अधिकारी जो जिस आवास में बैठता है उस पर घास फूस उगी है। आप इमेजिन कीजिए। जबकि निजी सेक्टर में चले जाइए, LIC या किसी भी विभाग में जो निजी क्षेत्र का कारोबार, इसलिए ये जो जियो कंपनी है, एयरटेल कंपनी है, या तमाम निजी क्षेत्र में तमाम काम है, मोटर व्हीकल या जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसमें आप चले जाएं तो बड़े चमक दमक की ऑफिस मिलेगी, वेल मेंटेन टाई वगैरह लगाए, कोट बहुत वेल मेंटेन, सुंदर सा युवक युवती बैठी मिलेंगी, लेकिन उनकी सैलरी पूछ लीजिए और उनकी हैसियत, दोनों में एक सरकारी, मतलब ऐसे समझ लीजिए जो नायब दरोगा है उसकी इतनी हैसियत हो जाती है कि ये जो निजी क्षेत्र के अच्छे खासे, उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है,
मतलब ऐसा हो सकता है कि वो एज ए मैनेजर अगर काम कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि 2 लाख 3 लाख महीने निकाल रहा हो, नॉर्मली है, निजी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, लेकिन हैसियत वो नहीं रखता जो मुश्किल से 15-20 हज़ार रुपये एक पुलिस कांस्टेबल या एसआई की तनख्वाह थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये जो अधिकारी का चक्कर है जिसमें ऑफिसर शब्द जुड़ा है, उसमें पावर, ये पावर हर विभाग में नहीं है। इसीलिए जो टीचिंग लाइन है, आप कितने बड़े प्रोफेसर हों, कितने बड़े आप धुरंधर प्राचार्य हों, डीलिटधारी हों, लेकिन आप सशक्त नहीं हैं। आपसे सोसाइटी में या कोई व्यक्ति जो गैर कानूनी काम करेगा आपसे नहीं डरेगा, लेकिन बगल में अगर एक वकील रहता है, बगल में अगर एक पेशकार रहता है, स्टोनो भी कचहरी का आदमी है, उससे भी डरेगा आदमी कि कहीं लीक न कर दे। आम आदमी से नहीं, निजी क्षेत्र के आदमी से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सरकार का आदमी नहीं है। इसलिए ये अधिकारी बनने, चाहे वो एग्जीक्यूटिव सेक्टर का रजिस्ट्रार हो, आईएएस, पीसीएस, पीसीएसजे, एचजेएस, ये सारी पोस्ट जिसका उत्तर भारत में ही नहीं, आप मैं इन राज्यों के नाम गिना रहा हूँ, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सारे स्टेट में, कोई स्टेट हो, क्या महाराष्ट्र में नहीं भाई, वहाँ का जो पुलिस कमिश्नर है उसको आप ऐसे हल्के हाथ में ले लेंगे? कितनों बड़े आप शाहरुख खान बनते हो। जो सबसे महंगी मंजिल बताई जाती है, सबसे महंगी घर मुकेश अंबानी का एंटीला है, लेकिन उनको भी अगर गैर कानूनी काम करते मिले तो एक साधारण सा इंस्पेक्टर जाएगा और घसीट कर लेके आएगा। यहां ध्यान दीजिए, वो जो व्यक्ति इंस्पेक्टर बना है उस व्यक्ति में का खासियत नहीं है, उस पद में खासियत है। अगर वो इंस्पेक्टर ही इल्लीगल काम करता हुआ नजर आया तो उसको दूसरा कोई इंस्पेक्टर पकड़ेगा। तो इसी पे मैं हर बार बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, सबसे टॉप पर क्या नजर आता है? कोई पद नजर आता है क्या? नहीं, सबसे टॉप पर लॉ है, कानून। यानी जो विपक्षी पार्टियां चिल्ला रही ना, सबसे टॉप पर बाबा साहब, संविधान। तो वो एक सापेक्ष सार्वभौमिक बात करते हैं, लेकिन हम लॉ के फील्ड में देखें तो आपको या अधिकारियों को जिम्मेवारी क्या दी गई है? प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, डीजीपी, आईजी, डीआईजी, इनको क्या पावर, क्या जनरेट किया गया, क्या जिम्मेवारी दी गई है? किस लिए लवासना में इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, हैदराबाद में ट्रेनिंग दी जा रही है? इसीलिए ना कि ये सोसाइटी में जहाँ इनकी पोस्टिंग होगी, सिटी, विलेज, रूरल एरिया, वहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेंगे। क्या मेंटेन रखेंगे? हवा हवाई नहीं, आसाराम बापू का प्रवचन नहीं, किसी भागवत कथा का प्रवचन नहीं, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ का मतलब कानून, और ऑर्डर का मतलब क्या? जो उच्च पदाधिकारी निर्गत करेगा। जो अधिकारी को ऑर्डर पास हुआ है कि ऐसा करो, उसको वो करेगा। किसके लिए? पीस के लिए, शांति के लिए, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए। जब ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गड़बड़ाती है तो आप देखिए पावर फिर कैसे रंग आती है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को आप हमेशा यही मत समझना कि आप बीच रोड में सब्जी बेच रहे हैं। नो, अगर आप अपने घर में अपनी बीवी का कत्ल कर देते हैं, अपने किसी सगी संबंधी का कत्ल बंद कमरे में कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे इससे क्या लॉ एंड ऑर्डर? बिल्कुल मेंटेन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये घटना स्टेट के खिलाफ मानी जाती है, और स्टेट के खिलाफ की गया कोई कृत्य, ऑफेंस, क्रिमिनल क्राइम, और ये क्राइम क्या है? पीस को ब्रीच कर रहा है। इससे लोग आतंकित होते हैं। आपके प्रति सोसाइटी के अन्य लोगों में, आपके परिवार के ही लोगों में भय फैलेगा, और आपका परिवार का बाकी सदस्य और सोसाइटी के बाकी सदस्य क्या हैं? स्टेट के सिटीजन हैं, और स्टेट के सिटीजन होने की हैसियत से उनमें क्या है? भारतीय संविधान के प्रति और भारतीय नागरिकता के प्रति यह स्टेट की जिम्मेवारी बनती है कि उनको अभय अवस्था में, निर्द्वंद अवस्था में लाने के लिए वो बिगड़ा हुआ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। अभी तक आपके दिमाग में सिर्फ यही होगा कि दंगा भड़क गया है, धारा 144 लगा दी गई है, तब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। अरे नहीं भाई, लॉ एंड ऑर्डर ये भी मेंटेन होता है कि आप अपने पत्नी को रोज दारू पी के गाली दे रहे हैं, अब उसमें उसने 498A का केस कर दिया है,
यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन करने पुलिस आती है, न्याय होता है। उसी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में न्याय भी शामिल है और सबसे टॉप पर लॉ है। यानी कानून के अगर आप सिपह सालार हैं, कानून को पोषित करने के प्रत्यक्ष तत्व हैं, अप्रत्यक्ष नहीं। जैसे एग्जीक्यूटिव साइड के लोग थोड़ा बियॉन्ड होके होते हैं, उनका लीगल लाइबिलिटी तो है, उनको एक लिमिटेड दायरा दिया गया है। एसडीएम साहब, एसडीओ साहब को एक लिमिटेड दायरा दिया गया है। एक आप यहाँ भी ध्यान दें, न्यायिक सेवा में भी देखें, जो जूनियर डिवीजन एक लिमिटेड, अपर थोड़ा सा और, सीजीएम एसीजीएम थोड़ा सा और, आप हायरार्की समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनको टोटल फुल पावर है, साथ ही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज को भी पावर तो है, लेकिन हाई कोर्ट के कंफर्मेशन पर डेथ पेनल्टी वो इशू कर सकते हैं, लेकिन मान्य तभी होगा जब वो हाई कोर्ट उस पर मुहर लगा दे। यानी तब भी विश्वास नहीं करता डिस्ट्रिक्ट लेवल के इन ऑफिसरों पर, जिला जज के निर्णय पर भी पूर्ण रूप से विश्वास एक तरफा नहीं करता जब तक हाई कोर्ट उसमें इंटरवीन न हो जाए, चेक कर लेता है कि कहीं गलती से डेथ पेनल्टी नहीं दी गई है। या आप इस बात को समझें, यानी कोई भी व्यक्ति अपने आप को लॉ से ऊपर होकर के ये ना सोचे कि हम लॉ पढ़े हैं तो सर्वे सर्मा हैं, हम सिविल जज जूनियर डिवीजन हैं तो हम सबके माई बाप हैं, हम पुलिस कमिश्नर हैं तो सबके दादा नानी हैं। नो, सबके ऊपर कानून है, चाहे कितनों बड़े पद का हैसियत तो गांव में अपनी हनक दिखा रहा हो। और आप जानते हैं ये प्रवृत्ति जो ओछापन है, जो सबसे ज़्यादा दरिद्र नारायणों में होता है, आप आज से नहीं 25 साल पहले से देखें, अधिकारी वर्ग और नेता वर्ग, ब्यूरोक्रेटर और लीडरशिप, ये दोनों अपने यहाँ शादी तिलक, ये जो 3-4 कार्यक्रम होता है ज़िंदगी में हर व्यक्ति के, उसी में अपना ये बाहुबली प्रदर्शन दिखाते हैं। और ये दिखाते किसको हैं प्रभावित करने के लिए? जो उनके हम उम्र या जो उनसे सीनियर ऑफिसर हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं, उनके सामने नहीं, एक ऐसी अशिक्षित भीड़ को जिसमें कायदे से लिविंग लाइफ नहीं है, यानी उनके ऊपर कपड़े नहीं हैं सही से, खाने को सही से मिलता नहीं है, बच्चे पढ़ने जाते नहीं हैं, उस भीड़ के सामने ऑर्केस्ट्रा की नाच और ये चौचक प्रदर्शन, शादी विवाह तिलक में भौंदा प्रदर्शन कि हम बढ़ के लाट साहब हैं, ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए थी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब जनता का सेवक, चाहे वो जुडिशरी हो, वो भी लोक सेवक है, वो माई बाप नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है, वो भी पब्लिक की सेवा कर रहा है। आपको ऐसे यकीन नहीं आता तो आईपीसी का 21 डिटेल में पढ़िए, केस लॉ पढ़िए। क्यों एक मंत्री लोक सेवक है, एक विधायक नहीं? क्यों एक मुख्यमंत्री लोक सेवक है, एक विधायक नहीं? लोक सेवक के क्या दायरे हैं? पब्लिक सर्वेंट, वो नौकर है पब्लिक का। लेकिन दिखाया क्या जा रहा है? जैसे वहाँ रिजल्ट निकलता नहीं, फलनवा कलेक्टर हो गया, और यही पब्लिक जो राजा है, पब्लिक की सेवा में तो लगे हैं सब, वो पब्लिक खुद अपने बिरादरी के लड़के के जुडिशियल ऑफिसर या नॉन जुडिशियल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने पर रैली करता है, मूढ़ता की सारी हदें पार करता है। बच्चों का सिलेक्शन होता है, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, सम्मान करने के लिए सारी चीज़ें सपोर्टिव हैं। लेकिन ये बेहुदापन क्यों है? जो पब्लिक जानकार होगी, जिस गांव में अधिकतर लोग अफसर होंगे, उसमें ये नाटकबाजी नहीं चलेगी कि एक का सिलेक्शन हो गया तो ढोल बज रही है और पूरे गांव के लोग मोटरसाइकिल पर रैली निकाल रहे हैं। अरे मूर्ख, वो केवल सेवक बनाया गया है, उसको कर्तव्य और ईमानदारी के लिए, कानून की जानकारी के लिए उसको जिम्मेवार ठहराया गया है। और इस अर्थ में कौन समझेगा? जो विवेकवान होगा, जो सच में पढ़ा होगा और जो इसी कनात में शामिल है कि जैसे सिलेक्शन हुआ मोटा दहेज लेना है, 5 बीघे में मकान बनवाना है, 5 महंगी महंगी 4 व्हीलर रखनी है। इस अगर लबादे में आ गया, जो एक रिच पर्सन का क्षुद्र तरीका है, ओछा मनुष्य दिखावादी करता है, तो फिर वो व्यक्ति पशुता की श्रेणी में बढ़ जाता है। हालांकि वो अपने आप को पशु नहीं मानता। वैसे जैसे जमात वाले लोग मिलते हैं, वो उन्हीं लोगों से न्योता हकारी, निमंत्रण व्यवहार और उन्हीं लोगों से संपर्क रखता है। अपने से उस लेवल में जहाँ वो पहुँच गया, उससे नीचे वाले जो कभी उसके लिए बहुत कुछ हुआ करते थे, उसको नील बटे सन्नाटे में छोड़ देता है, उनसे मिलना जुलना हेठी समझता है और इतना दरिद्र जीवन जिया हुआ होता है
कि जब वो ये पद प्राप्त करता है तो उसकी असली दरिद्रता दिखाई देती है। एक तो मुकेश अंबानी बनने की कोशिश करता है, जीवन में वो चीज़ हैसियत से हासिल हो नहीं सकती, उसका बार बार वो दिख जाता है, और यशपाल की पर्दा की तरह उसका पूरा नग्न मानसिकता वाला शरीर जो कि जानकारों के नज़र में दिखाई पड़ता है, उसको छोड़कर बाकी पूरी दुनिया कहती है कि बड़ा अहंकारी अधिकारी है, बड़ा दिखावा करता है, बहुत ओछर है। लेकिन उसको समझ में नहीं आता, वो अपने शादी विवाह तिलक इन सब कार्यक्रमों में गाड़ियों की लाइन लगवाता है और अपनी तसल्ली, अपने अहंकार की तसल्ली के लिए वो दुर्गा पूजा में प्रवचन करवाता है, दुर्गा पूजा बैठाता है। एक अहंकार से उसे संतुष्टि नहीं मिलती, पद पाने के बावजूद भी इतिहास में हुई घटना के आधार पर कि बाबा दादा भी आईएएस थे, उनको ओवर रूल करने और सबसे ऊपर पहुंचने की मानसिकता, क्षुद्र मानसिकता, उसको कर्तव्य बोध का याद नहीं दिलाती, उसको सिर्फ अहंकार से ग्रसित करती जाती है और वो आदमी सामंतवादी हो जाता है, तथा कथित आधुनिक सामंतवादी। आप किसी नेता, सांसद, विधायक, मंत्री के घर या नौकरशाह, चाहे जुडिशियल हो चाहे नॉन जुडिशियल, अगर आप उनके घर एक बार भी गए हों तो शायद ही कोई ऐसा ईमानदार शख्सियत वाला ऑफिसर मिला होगा जिसके यहाँ जाने के बाद आपको यह एहसास हुआ कि ये आदमी है। अन्यथा ज़्यादातर अपने तैस में, अहंकार में, वो ऐसे ऑफिसर टाइप के लोग हो जाते हैं, ऑफिसर बन जाने के बाद न्यायिक सेवा, गैर न्यायिक सेवा में इस कदर हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं कि आप जैसे साधारण व्यक्ति को अपने परिवार में, जिनके परिवार में कई अधिकारी हैं, सामना करवाने से डरते हैं, झेंपते हैं। उनको हया आती है कि हमारा स्टैंडर्ड तो बहुत हाई हो चुका है, ये तो अभी लो स्टैंडर्ड पे है। ये नीच ऊंच की भावना जितना इस क्लास में पाई जाती है, ब्यूरोक्रेटर में, उतना नेताओं में नहीं पाई जाती। क्यों? नेताओं की मजबूरी है, वो कलेक्ट्रेट नहीं है कि उनको किसी पब्लिक से मतलब नहीं है तो चलेगा, वहाँ पब्लिक ही सब कुछ है। पब्लिक को नाराज़ कर देंगे तो कल को वोट कैसे मिलेगा, कल को कैसे जिला पंचायत सदस्य हो जीतेंगे। इसलिए वो पब्लिक चाहे जैसी हो, चाहे गला दबा के सम्मान करना पड़े, लेकिन करते हैं। लेकिन ये अधिकारी, इनको बुद्धि, ज्ञान और सबसे ज़्यादा ओछापन, मतलब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की बीभत्स, कुत्सित, घृणित मानसिकता, इनको प्रचंड दरिद्र के तौर पर, इनके पर्सनल सोशल चैनल पर इनको पूरा नंगा कर देती है, लेकिन पूरे सोसाइटी के सापेक्ष इनको मात्र दिखाई नहीं देता। ऐसे सारे न्यायिक अधिकारी या गैर न्यायिक अधिकारी नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जो इस रहस्य को समझते हैं और उसको इसी भीड़ में यही सेवा देकर चुपके से निकल जाते हैं, कोई जान भी नहीं पाता। वो इसकी चिंता नहीं करते कि उनको कोई कहे बड़ा ईमानदार ऑफिसर, नो, न उनको दिखाने से मतलब, उनको सिर्फ अपने कर्तव्य से मतलब। आप ऐसा नज़र दौड़ाएं इर्द गिर्द जो लोग आपके न्यायिक ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव IAS PCS IPS ऑफिसर हैं, आप देखें किसके अंदर ऐसी मानसिकता नहीं पाई जाती जो अपने आप को तोप खां, तुर्रम खां नहीं दिखा रहा है। अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन करेगा तो वो उसी कनात में बैठेगा। और एक चीज़ और, हायरार्की की एक और प्रचंड बीभत्स स्थिति, घृणित स्थिति देखी हमने। अगर इस सोसाइटी में इत्तेफाक से आप गए तो आप इनमें एक खासियत ये होती है कि जिस कैटेगरी के ऑफिसर के यहाँ पार्टी चल रही है उससे सीनियर ऑफिसर नहीं जाएगा वहाँ। आप जो ये लांछन लगाते हैं कि शूद्रों को पंडितों के यहाँ जाना मना है, उनका बर्तन, उनका कोई चीज़ छूना मना था, अस्पर्श, वो अस्पर्श वर्ग में चलता है। अगर प्राइमरी का टीचर है तो मिडिल या प्रोफेसर उसके यहाँ नहीं जाएगा। व्यवहार कुशलता की बात अलग है, अपवाद मैं नहीं करता। ये आपको तब पता चलेगा जब आप क्लास में जुड़ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा और आप अपने फंक्शन पर, अपने बच्चे के, हम कहते हैं बर्थडे पार्टी में, जब आप इनविटेशन देने जाएंगे, सोचेंगे, देने की छोड़ दीजिए, तो आपको सोचना पड़ेगा उसको दूं तो क्यों दूं, उसको ना दूं तो क्यों ना दूं। तो उसका सबसे मोटा, सबसे मेजर फैक्टर ये निकल के आएगा, क्या यही कि कहीं वो मुझसे सीनियर ऑफिसर तो नहीं है। ये विडंबना है, वहाँ मानवता नहीं है, स्टैंडर्ड है। ऐसे ही जो रिच होता चला जाता है, जिसके पास पैसे बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, वो दिमाग का भोंदा, आध्यात्मिकता का पाखंडी और लगभग हर मामले का दिखावेबाज रह जाता है। बहुत मुश्किल से कोई टाटा जैसी आत्मा पैदा होती है, नहीं बाकी क्षुद्र
आदमी ओछापन अपना जाहिर करता ही करता है। अगर जिंदगी दरिद्रता में बीती है और अचानक उसे कोई चीज़ मिला है, चाहे नौकरशाही, चाहे नेतागिरी, चाहे वो रिच हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन आधा से ज़्यादा दरिद्रता में बीता है, सबसे ज़्यादा तब असली दरिद्रता का प्रदर्शन करता है जब वो थोड़ा थोड़ा तथाकथित रूप से भगवत कृपा से संपन्न होने लगता है। ये मैंने प्रवचन 10 से 15 मिनट क्यों सुनाया? इससे सतर्क हो जाइए। मैंने इतनी बातों में कहीं आपको रोका कि न्यायिक सेवा मत ज्वाइन करिए, ब्यूरोक्रेसी में लीडरशिप ज्वाइन मत कीजिए, नहीं। ये जो घृणित आचरण है जिससे आपका अंदर का जंजलपन दिखाई देता है, आपके अंदर का भिखमंगापना एकदम नंगा दिखाई देता है, आपका थेथरपना दिखाई देता है, जुडिशियल ऑफिसर नॉन जुडिशियल ऑफिसर, उससे अपने आप को अलग कीजिए। हमारे उच्च न्यायालय में इस समय रसाकसी चल रही है, वकीलों और न्यायमूर्तियों के बीच गजब की भिड़ंत है। वकील साहिबान ये मान रहे हैं कि न्यायमूर्तिगण हम लोगों के ऊपर अनाचार कर रहे हैं, हमको सीधे ढंग से बातचीत नहीं कर रहे, हमको उल्टे सीधे बोल देते। बहुत अच्छी क्राइसिस चल रही है, अहंकार की लड़ाई जारी है। और मैं पिछले 10 साल में ये अनुभव किया हूँ, कोई भी पद हो, जितना अब ईगो का कारण बन रहा है, ऐसा पुराने ज़माने में नहीं था। ऊंचा पद पाने के बाद आदमी भीरू हो जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कहानी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ें। उसमें कैसे एक क्षुद्र लड़का अपने बैग पकड़ा देता है उन्हें, और उसी के मीटिंग में वो जा रहा होता, उन्हीं के मीटिंग में। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर होना आसान नहीं है, ये संस्कार से आता है। और ये संस्कार उसी को आता है जो एक बहुत चर्चित कहावत है कि लगता है दौलत आपकी नई नई है। वो नई नई यही कि जिंदगी पूरी झंड बीती है, अचानक मिला है तो दिखा देना है। मतलब चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर छोटी सी छोटी वस्तु का आप जरा सोचें। मैं ऐसे विधायकों नेताओं को देखता हूँ जिनकी अपनी और अपने पूर्वजों की जागीरें हैं, यानी अगर वो उसको बेच के 4 व्हीलर खरीदें तो 4 व्हीलर की कई कंपनियां खरीद सकते हैं। वो बेसुरे अपनी फोटो पीछे वो करोड़ों की गाड़ी खड़ी करके खिंचवाते हैं, यानी उनकी वैल्यू आप तब दें जब पीछे 55 करोड़ की गाड़ी खड़ी है। ये क्या विचित्र दरिद्रता है। इससे तो बेहतर वो है जो नग्न फकीर है, जिसके पास 1 रुपया अपना नहीं है और सकल ब्रह्मांड को झुकाए हुए है। मैं बात कर रहा हूं प्रेमानंद जी महाराज का। सीधे ऑन यूट्यूब मीडिया वो रीलों में कह रहे हैं कि मेरे पास अपना 1 रुपया नहीं है। मैं पूछता हूं आपसे, इस भारतवर्ष का ही नहीं, विश्व का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उनका पैर न छूना चाहता हो? वो पद है कि ये पद है? आज से आप नौकरी कर रहे हैं, जैसे रोल नंबर छपा आपको मोटा दहेज चाहिए, उससे भी तसल्ली नहीं हुई, डिपार्टमेंट चूसना है। क्या करना है? कई तल्ला घर बनवा देना है। ये पैशाचिक प्रवृत्ति है। और अगर मैं एक चीज और नोट करूंगा या आपके माइंड में डालना चाहूंगा, करें ना करें, अगर आप ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं भीतर से और ऐसे लोगों को से प्रभावित होते हैं, तो आप भी गए गुजरे से हैं, आप उनसे भी गए गुजरे हैं। क्योंकि एक तो वो सड़ रहा ही है, बिल्कुल गिरा हुआ इंसान है। दूसरे, वो कभी भी ये रिकॉर्ड कहीं दिखाता है कि अपने सेवा काल में उतने किसने जजमेंट दिए, कितने ईमानदारी से लोगों का कल्याण किया, जो उसका काम था, जो आईएएस बनकर उसका काम था, जो एक एसडीओ बनकर उसका काम था, ये कहीं नहीं बताता। वो दिखाता क्या है कि जिस दिन अधिकारी बना उसके 10 साल के अंदर उसने कितनी प्रॉपर्टी खड़ा की। ये बेहुदापन जो धनी वर्ग के दाग डांट में लगता है, ये भोथरापन केवल वो समझ सकता है जिसके अंतर्गत, जिसके भीतर हृदय के आध्यात्मिक चेतना जग रही हो, जिसके भीतर तत्व जगा हो, जिसके भीतर फकीरियत हो, जिसके भीतर वो कौन सा बादशाह था, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मुगलिया सल्तनत की घटना है। मुगल सल्तनत के बादशाह के द्वारा बुलाए जाने पर भी दरबार में नहीं गया था। उस सूफी संत का नाम बताना है आप लोगों को कमेंट करके। अगर हमारा पूरा वीडियो सुन रहे हैं तो आप फकीरियत की ताकत देखिए, साधु संतों की पावर देखिए। ये संसार
इस संसार की वस्तु के लिए इतना घमंड। मैं अभी 4 दिन पहले या 2 दिन पहले कहा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी नहीं पाए हैं, जैसे लगता है सकल ब्रह्मांड के प्रखंडाचार्य हैं ये। मैं तो जब ये रूल रेगुलेशन लागू हुआ था तभी मैंने धक्काड़े से कहा, ऐसे पद करोड़ों गुना थू। अगर आपको कृत्य वही घृणित करना है जो एक निम्न कोटि का रिश्वतखोर सड़क छाप कर रहा है, आप उस पद पर बैठ करके केवल डिपार्टमेंट के दीमक हैं। वक्त आने की देरी है, आपको भी यहां से जाना है। यहां सर्वमान्य, इसलिए हमारी बातें उल्टी लगती हैं। यहां इज्जत का कारक वही है जिसमें आदर्श के तत्व आदर्श भोगने हेतु नहीं, व्यवहारिक जीवन जीने के लिए हो। उसमें नैतिक मानक हो, नशा न करता हो, उच्च नैतिक गुण हो, उसमें परमात्मा की किरणें, रेजेस, पावर, एनर्जी आने की संभावना हो। अगर ये सब नहीं है, बुद्धत्व तो नहीं घटा है, भगवान बुद्ध की श्रेणी की ओर नहीं है, तो वो कुछ भी हो, नील बटे सन्नाटा है। आज का वीडियो यहीं तक। परमात्मा ने इतना बुलवाया, उसी की कृपा से हमने बोल दिया। आज है ये ठीक 2 बज रहे हैं, 2:05 हो रहे हैं। 11 जुलाई के बाद ये 12 जुलाई है, 14 जुलाई को पेपर है आप लोगों का। आप लोग ईमानदारी से परीक्षा दें। ये इतनी बातें कड़वी और मीठी मिश्रित मैंने बोली हैं, इसलिए बोली हैं कि अगर आप अपने जीवन में इस पद के करीब हैं या पद अर्जित कर चुके हैं या कई साल से सेवा में हैं, तो अपने अंदर ये प्रवृत्ति झांकें कि आप कहीं छुपकर किसी का झांक तो नहीं रहे हैं। अगर ये चोर प्रवृत्ति है तो आप में वो इंसानियत वाला या वो मानक तत्व नहीं है जो आदमी को श्रेष्ठता की श्रेणी में रखता है। पद हमेशा एक पहचान देता है, उसकी गरिमा का बोध सिर्फ और सिर्फ न्याय निर्णयन या आपके सेवा में रहते हुए कर्तव्य पालन से है, आपके फोकसबाजी से नहीं। ध्यान रहे, जिसको सोसाइटी ने तमगा दे रखा है, जो खुद मूर्खतापूर्ण आचरण करती है, पद पाने के बाद पदाधिकारी नए बच्चों को भी उसी भौंडेपन का शिकार बना देती है। यहाँ तक कि कोचिंग चलाने वाले कोचिंग संस्थान उनको आगे करके ऐसे रिपोर्टिंग करते हैं कि जैसे ये कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई। ये सब क्षुद्र आचरण का हिस्सा है। अगर आप खुद आत्मवान हैं, हमारी बात सुने, अगर आप खुद आत्मवान हैं, आप में स्वाभिमान है, तो आप खुद ऐसे कमेटी, ऐसे पार्टी, ऐसे एसोसिएशन, ऐसी सभाओं का परित्याग कर देंगे और आप रहेंगे कहाँ? स्व में आनंद। आपकी ड्यूटी क्या होगी? जब तक शरीर में प्राण है और ड्यूटी करना है, तन मन धन से पब्लिक के लिए मर मिटना है, इस आशा के बगैर कि पब्लिक मुझे सम्मान देगी, कोई मुझे लाके गिफ्ट देगा। परमात्मा ये देखता है और उस कर्म को परमात्मा ने पूजा कहा है। ये रिश्वत लेना नहीं, इधर उधर मुंह उचका के झांकना नहीं। इस दरिद्रता को, ये मानसिक दरिद्रता है, मानसिक विक्षिप्तता, नीचता, निकृष्टता, इससे बचें। अगर आपके जीवन में ये सब चल रहा है, 4 चक्का गाड़ी का चक्कर है, घर का चक्कर है, जमीन जायदाद का चक्कर है, तो आप गए गुजरे नहीं, लगभग मिट चुके आदमी हैं। आप में परमात्मा कई खरब मील दूर है। गीता कहती है, ऐसे भटके हुए इंसान को एक बार नहीं, बार बार मैं अधोगति में डालता हूं। तब जाके किसी जन्म में उसे याद आता है कि वो मानव जन्म क्यों पाया था। पद मिल जाए तो उसको विनम्रता से कर्तव्य की ओर सेवा में समर्पित कीजिए, दिखावे और अहंकार में नहीं। आज की बातें पूरी, आधा घंटे पूरे। आप सभी अधिवक्ता साथियों और बंधुओं और बहनों को ये निवेदित करते हुए कि जीवन में अगर इस छोर में आना है और अपने को परमात्मा से कनेक्ट रखना है, ये मानना है कि जीवन अस्थिर और क्षणभंगुर है और मुझे शाश्वत पाना है प्रेमानंद जी महाराज की तरह, तो अपने उस तत्व को जो भीतर है, सब में बराबर है, उसको उघाड़ना है। वो उघड़ेगा कब? जब आप अहंकार विहीन, दिखावा का मतलब क्या होता है? अहंकार विहीन अवस्था की ओर लौटेंगे। आज की बातें पूरी। कल मिलने के पक्के वादे के साथ, इस बात के साथ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य सीरियस अधिवक्ता साथियों के साथ शेयर करें। हमारी झारखंड जुडिशरी जूनियर डिवीजन की सीरीज ऑन है। पहला टेस्ट आज हमने सफलतापूर्वक करवा लिया है। शेष 17, कुल टोटल 17 पेपर हैं, 16 और होंगे।
ये सीरीज 11 जुलाई से चलकर 6 सितंबर तक ऑन रहेगी। इसी बीच जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना हो जुड़ सकता है। अगर लेट करवाएगा तो पूर्व के पेपर मिल जाएंगे, ये बीच में कोई व्यवधान नहीं होगा, व्यवस्था जैसी हो वैसा आप कर सकते हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आप झारखंड जे का मेंस लिखने जा रहे हैं, मीडियम आपका कोई हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर गौर से सुने 7705090393। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज के द्वारा हमारे मुख से जितनी बातें निकली हैं मैं लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित करता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।